गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है फ्राइडे और आज हम लोग फिर से शुरुआत कर रहे हैं वर्ड्स ऑफ द डे से अपना ऑनलाइन क्लास। तो सबसे पहला हर दिन की तरह जो है वो पहला हमारा वर्ड 5 वर्ड्स है, जिनमें से फर्स्ट वर्ड है आज स्टाउट। स्टाउट मीन्स होता है मोटा, दिलेर, मजबूत, है ना। स्टाउट रैट, स्टाउट कैट, छोटे बच्चों के क्लास में खास करके ये आपको मिल जाएगा। तो बच्चे पूछने आएंगे कि स्टाउट मीन्स क्या होता है, तो आपको ध्यान में होगा कि फैट कैट, फैट रैट। तो आपको नहीं पता होगा, बच्चे कहेंगे जा फिर आपको क्या इंग्लिश आती है। तो आजकल के बच्चे बड़े होशियार होता है, वर्ड मीनिंग ये रट ले। दूसरा मीनिंग भी हालांकि इसका होता है और वो होता है तेज़ बियर। बियर एक प्रकार का हार्ड बियर कह लीजिए। उसके बाद है हमारा सॉस, है ना। सॉस का मतलब होता है क्या, तो चटनी। लेकिन याद रखिएगा चटनी और सॉस में थोड़ा अंतर है, इसलिए ये चटनी का स्पेलिंग यहाँ देख लीजिए CHUTNEY। ये NCERT के किताबों में भी आपको मिलेगा। हो सकता है ये ठीक से न दिख रहा हो, मैं स्पेलिंग फिर से रिपीट कर देता हूँ CHUTNEY। ये NCERT के बुक में भी। एक्चुअली क्या आपने सॉस खाया होगा जो रेडीमेड आते हैं, है ना। वो हमारी चटनी से बिल्कुल अलग होता है। हमारी चटनी क्या है, वो पीसा जाता है। दूसरी बात कि हमारी चटनी जो है वो चाट के खाई जाती है, थोड़ी थोड़ी खाई जाती है। तीसरी बात कि हमारी चटनी 1 से 2 दिन में ख़राब हो जाएगी, जबकि सॉस जो है वो महीनों महीनों यूज़ करते रहते हैं। तो इसलिए ये डिफरेंस है। इसलिए सॉस को सॉस कहना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, या फिर ढिठाई कहिए, जैसे मिठाई होता है वैसे ढिठाई, है ना। लेकिन चटनी कहीं से भी उचित नहीं है, चूँकि चलने वाला वर्ड है, जैसे ब्रेड मीन्स रोटी चलने वाला वर्ड है, इसलिए चला देता हूँ, बाकी वो होना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर अगला है हमारा, इसी सॉस में आड़ लगा देंगे तो ये सॉसर हो जाएगा। और सॉसर मीन्स होता है तस्तरी। तस्तरी समझते हैं कि नहीं समझते, चलिए। या तस्तरी जैसी वस्तु या प्लेट, मतलब गोल गोल वस्तु जो होती है ना, तसली, इसी से लोग कहते हैं तस्तरी को तसली बोल देते हैं। एक चीज़ आपने सुना होगा फ्लाइंग सॉसर, है ना, उड़न तस्तरी, है ना। वो ऐसा है कि वो जो जिसको स्पेसशिप आप कहते हैं वो गोल गोल टाइप का ही होता है और उड़ता रहता है, इसलिए उसको फ्लाइंग सॉसर यानी उड़न तस्तरी बोलते हैं। जिसमें चावल वगैरह बनता है ना, वो तस्तरी हो गया। अब तो कुकर का ज़माना है, बट आज भी गाँव में वो बनता है। अगला है स्क्विक, इसको भी रट लेंगे। चू चू करना, किकियाना, चरमराना। ये क्यों याद कर लेंगे, क्योंकि टेंस जब आएगा, मैंने एक दिन बताया था टेंस में मैं बनवाता हूँ कि छब्बू के छत पर 6 सुंदर 6 दिन से छुछुआ रहे थे, है ना। तो कहने का मतलब जो है वो स्क्विक, इसका भी साउंड होता है, चू चू करना, छुछू करना, वही होता है। उस समय क्या होगा, वर्ड मीनिंग आपको आएगा। तो टेंस के रूल्स के बाद ये ऐसे वर्ड्स बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएंगे। 1-2 वर्ड और मैं जैसा कि बताता हूँ। चंदू के चाचा रे चंदू के चाचा, चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी के चमचे से चटनी चटाई। यही नहीं, ससौला के शशि बाबू ने शीशों के सटका से ससरते हुए सांप को सटासट मारकर सड़क पर फेंका, या फिर गोरा सड़क पर रख कर भड़क गया, है ना। इस तरह के बहुत सारे ऐसे हैं। तो इन सबको मैं टेंस के दरमियान पढ़ाता हूँ, क्योंकि फिर यदि वर्ड मीनिंग याद रहेगा तो वो आपसे बन जाएगा। भले ही देखने में ये लगता है मैं डांट डांट करके बच्चों से खुद बनवाता हूँ, वो कि नहीं ये होगा, और सब बाद में कहते हैं हाँ ये तो आसान था। चलिए एक और है, ये है सॉकर। सॉकर मीन्स होता है फुटबॉल। आप देखेंगे वर्ल्ड, जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है ना, तो वो सॉकर वर्ल्ड कप होता है ना, इस तरह का। मुझे तो गेम्स वगैरह में इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट वो सॉकर वर्ल्ड कप होता है, फुटबॉल वर्ल्ड कप नहीं होता है। तो सॉकर मीन्स फुटबॉल याद रखेंगे। चलिए, तो आज जैसा कि मैंने कल बताया था, हमारा होमवर्क सेक्शन में आपने बना लिया होगा, पिक आउट द मेन वर्ब्स, है ना। मेन वर्ब्स यानी प्रिंसिपल वर्ब को छांटना इन दिस सेंटेंसेज एंड से वेदर दे आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। रूल मैंने बताया हुआ है कि हमें क्या करना होगा। तो जिसमें ऑब्जेक्ट जिस वर्ब के बाद साथ रहेगा वो ट्रांजिटिव होगा, जिसके साथ नहीं रहेगा वो इंट्रांजिटिव होगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे पता होगा, तो पिछले 2 दिनों में हमने यही सीखा है कि प्रिंसिपल वर्ब को पहचानेंगे, उसमें व्हाट या हुम से क्वेश्चन करेंगे। यदि आंसर आ जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा, और जिसमें ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव होगा, अन्यथा इंट्रांजिटिव हो जाएगा। चलिए, तो इसको हम लोग जानते हैं। पहला में गो है ना। सब्जेक्ट के बाद वाला वर्ब भी ध्यान में रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वाला वर्ब भी जो है वो प्रिंसिपल वर्ब होगा, उसी से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो गो, व्हाट या हुम से क्वेश्चन पर कोई आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए गो यहाँ पर आपको इंट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, दे आर कमिंग, तो यहाँ पर कमिंग वर्ब है, इससे पूछेंगे क्वेश्चन। व्हाट या हुम से कोई आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए यह भी जो है वो आपको इंट्रांजिटिव है, ठीक है। फिर आ जाइए तीसरा में, ही रीड्स, तो यहाँ रीड्स प्रिंसिपल वर्ब है। रीड्स व्हाट, तो क्या, तो द बुक, इसलिए जो है इसमें ऑब्जेक्ट है, इसलिए यह जो है 3 नंबर में रीड्स आपको ट्रांजिटिव है, ठीक है। लेकिन चौथे नंबर में रीड्स इंट्रांजिटिव है, ये क्लियर है पहले, क्योंकि इसके बाद तो कुछ है नहीं, यानी ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, इसलिए यह इंट्रांजिटिव है ही है। इसमें कोई सोचने समझने वाली बात ही नहीं है। आ जाइए 5 नंबर में, रीड्स व्हाट हुम से जवाब नहीं मिलेगा। रीड्स कैसे पढ़ता है, तो धीरे धीरे और ध्यान से, स्लोली एंड केयरफुली। तो हमें तो
ये तो हो गया कैसे, हाउ से, तो हाउ वाला तो हमें जब आप ऑब्जेक्ट लाना नहीं है, हमें तो व्हाट और whom से करना, इसलिए यह इंट्रांजिटिव हो गया है ना। इसमें का रीड्स जो हो गया वो इंट्रांजिटिव हो गया। चलिए, आपको 6 में भी रीड्स है, लेकिन यह भी इंट्रांजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसमें भी व्हाट whom से आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन 7 में टीचर जो है वो आपको ट्रांजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसमें डबल डबल ऑब्जेक्ट मिलेगा। पढ़ाते हैं टीचर्स किसे, तो मी मुझे, क्या व्हाट तो इंग्लिश है ना, इसलिए यह ट्रांजिटिव है टीचर्स। जबकि 8 नंबर में टीचर जो है वो इंट्रांजिटिव होगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछने से आपको व्हाट या whom से जवाब नहीं मिलेगा, व्हेन से जवाब मिलेगा, लेकिन उससे तो हमें मतलब है नहीं। डू यू वॉक, इसमें वॉक जो है वो वर्ब है और ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर आपको 10 में फ्लाई है, फ्लाई में भी कोई व्हाट whom से जवाब नहीं मिलेगा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसलिए फ्लाई इंट्रांजिटिव वर्ब है। चलिए, आज का हमारा थर्ड जो है वो हमारा काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। तो कल हमने इसमें पढ़ा था, आपको याद होगा कि इसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था इसके बारे में, इन्फिनिटिव के बारे में। तो उसमें एक नोट दिया गया था और दूसरा नोट जो है वो हम लोग आज पढ़ लेंगे इसमें। तो दूसरा नोट कहता है कि सी, हियर, वॉच, नो, फील, लेट, मेक, बीड, हैड बेटर, वुड रादर, वुड, सूनर देन, रादर देन तथा जितने भी मॉडल एक्सिलरीज हैं यानी कैन, कुड, मे, माय, उनके बाद वेयर इन्फिनिटिव्स का यूज़ होता है। ये बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि भाई ये कैसे हो जाएगा, इसमें तो टू है नहीं, कैसे इन्फिनिटिव है ना। तो ही मेड मी लाफ, तो ये तो सिंपल है 1-2, लेकिन ये सब जो मैंने कहा मॉडल एक्सिलरी के बाद आई कैन गो, तो यहाँ पर गो भी इन्फिनिटिव है, ये याद रखेंगे क्योंकि मॉडल के बाद सब होते हैं, ठीक है। तो ये उसका एक क्लू था, कल ये नोट 1 नहीं बता पाया था। चलिए, आज हमें पढ़ना है जेरंड के बारे में। तो जेरंड के बारे में जानते हैं। जेरंड है, इसका डेफिनेशन है कि ये जेरंड इज ए नॉन फाइनाइट वर्ब। एक जेरंड जो होता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है दैट एंड्स इन आईएनजी, ठीक है, जो कि आईएनजी से समाप्त होता है, मतलब उसके अंत में आईएनजी होता है। एंड फंक्शनिंग एज ए नाउन, और यह नाउन का काम करता है। इट इज़ ए वर्बल नाउन, यह वर्बल नाउन है यानी कि इसलिए एंड डज द वर्क ऑफ बोथ ऑफ ए वर्ब एंड ए नाउन। तो वर्बल है यानी वर्ब का रूप तो है ही, लेकिन काम नाउन का करता है। वही बात हिंदी में लिखा हुआ, अर्थात जेरंड एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जो आईएनजी से एंड होता है यानी समाप्त होता है तथा नाउन का काम करता है। यह एक वर्बल नाउन है जो नाउन और वर्ब दोनों का काम करता है। आ जाइए, इसके एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पर ही लाइक्स जॉगिंग, तो जॉगिंग को अंडरलाइन किया गया, यानी जॉगिंग भी जो है वो आपको जेरंड है और यहाँ पर जो जॉगिंग है यह भी जेरंड। एक बात इसके बारे में, चलिए पहले नोट पढ़ लेते हैं तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट केवल वर्ब ही नहीं बल्कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी आएगा तथा इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ही इज जॉगिंग, यदि हम बोल दें ही इज जॉगिंग तो वहाँ पर वो जो है सो जेरंड नहीं होगा। लेकिन ही लाइक्स जॉगिंग, या ऑब्जेक्ट लाइक्स व्हाट, अभी तो हम लोग पढ़े हैं व्हाट या whom से, तो जॉगिंग, ठीक है। और इसी प्रकार सब्जेक्ट में व्हाट इज गुड, तो जॉगिंग इज गुड फॉर, तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में काम हुआ आया और यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। लेकिन एक बात जो ब्रैकेट में है वो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना जो एक्सरसाइज बनाने में आपको प्रॉब्लम होगा, हो सकता है इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी मैं दूँ। एक चीज़ क्या, जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग है ना, तो फॉन्ड ऑफ के बाद ऑफ प्रीपोजिशन है, उसके बाद प्लेइंग आया, वह भी जेरंड होगा, तो ये ध्यान में रखेंगे। और इस नॉन फाइनाइट वर्ब का अगले दिन जो आप नेक्स्ट है वो पार्टिसिपल है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है हमारे CBSE 12 के स्टूडेंट्स के लिए। तो जो फर्स्ट चैप्टर उसमें दिया भी हुआ है कि वो एक बच्चा होता है जो नरेटर है, उसको पार्टिसिपल्स पे उस दिन तैयारी करके ले जाना था, ML पूछने वाले थे, फ्रेंच है स्पीकर, तो वो पार्टिसिपल के बारे में जो है वो कुछ भी नहीं जानता था, फर्स्ट वर्ड भी नहीं जानता था। मैं भी उस समय बच्चों से ये पूछता हूँ, अच्छा चलो आप लोग जानते हो क्या, तो हमारे कोचिंग के भी ज़्यादातर बच्चों का यही जवाब रहता है कि नहीं, पार्टिसिपल नहीं जानते। तो इसलिए अगले दिन का क्लास मिस न करें, जनरल क्लास यहीं तक के लिए था। अब आज जो है वो क्या है, तो लिटरेचर में आज हमारे 11th के, बिहार बोर्ड के 11th के विद्यार्थियों के लिए। अब आप देखेंगे कि सर ये समरी लिखा हुआ है, बट जो है ये तो हिंदी में क्यों है, तो मैं बता दूं। समरी मैं क्यों देता हूं, क्योंकि एग्ज़ाम में वो समरी आते हैं, बट समरी कितने मार्क्स के आते हैं, 5 मार्क्स के आते हैं। और हम आप लोगों को जो है वो मेनली 11th में याद करने की आदत डलवाने के लिए करते हैं। तो चूँकि ये द चिमनी स्वीपर बहुत बड़ा पोएम है तो इसका निश्चित रूप से समरी भी बड़ा होगा। तो बड़े समरी को मैं छोड़ करके जो भी बड़े बड़े समरी हैं उनको मैं हिंदी में ही दे देता हूँ ताकि क्वेश्चन ध्यान में रहे, ऑब्जेक्टिव में काम आए। तो इसीलिए है, तो ये तो हिंदी में है, इसमें मुझे पढ़ाने की क्या ज़रूरत है।
ये आप लोग जो है सुनिश्चित रूप से खुद से ही ये पढ़ लेंगे। वैसे चलिए एक बार नहीं है तो अब है तो स्क्रीन पे तो मैं पढ़ ही देता हूँ। द चिमनी स्वीपर है ना, नाम भी एक बहुत ही मार्मिक कविता है। उम्मीद करता हूँ इस कविता को आपने पिछले दिन पढ़ लिया होगा। पिछले दिन के क्लास में जो है उसका लिंक दिया था मैंने। इस कविता की रचना एक महान कवि विलियम ब्लेक के द्वारा की गई है। यह उनकी उत्कृष्ट कविता है। यह कविता उनकी काव्य रचना सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में संग्रहित है। इस कविता में फैक्ट्री में कार्यरत बच्चों की दारुण दशा का चित्रण है। बच्चों को चिमनी की भट्टी में धुआं एवं ताप के बीच चिमनी स्वीपर को कठोर कार्य करना पड़ता है। उनके सिर के बाल मुड़ दिए जाते हैं क्योंकि चिमनी की भट्टी की आग केस को जला न दे, गर्मी पर वो जल जाएगा। उन्हें चिमनी की गंदगी तथा धुआं के निकट अस्वास्थ्यकर है ना अनहाइजीनिक वातावरण में रहना पड़ता है। टॉम की मां के देहांत के बाद उसके पिता ने उसे फैक्ट्री के मालिक को बेच दिया था। वह अत्यंत कष्टपूर्ण स्थिति में, यहाँ से पोएम शुरू है, कार्यरत था। उसे रात दिन चिमनी की भट्टी के निकट चिमनी स्वीपर का काम करना पड़ता था। एक दिन नींद में वह सपने में देख रहा था जिसमें एक देवदूत यानी एंजल उसके पास आता दिखाई देता है। देवदूत ने उसे तथा अन्य बच्चों को भी बंधन मुक्त कर दिया। उसे फैक्ट्री के कठोर कारावास जीवन से छुड़ाकर आज़ाद कर दिया। सभी बच्चे प्रसन्नता से उन्मुक्त वातावरण में खेलने लगे। तभी उसकी नींद खुल गई, किंतु अब वह प्रसन्न था। उसने अपने काम में करने के सामान को उठाया और चिमनी के काम करने के लिए चल पड़ा। कवि ने इस कविता को में चिमनी स्वीपर का कार्य करने के खिलाफ कानून बनाने का आह्वान किया है। वे इस दुखद अध्याय को समाप्त करना चाहते हैं, अतः एक मार्मिक कविता है। ठीक है, अगला जो हमारा आप लोगों के लिए क्लास होगा 11th के लिए, वो पोएम होगा स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोई इवनिंग, और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा है। ठीक है, तो वेट करें तब तक। चलिए फिर मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।